नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मित्र के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है व्यवहारवाद। इस टॉपिक को अपन और भी नाम दे सकते हैं, जैसे इसको अनुभववाद कहा जा सकता है, व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद। आधुनिक अनुभव दृष्टिकोण का विकास 2 चरणों में हुआ है, तो ये इसको और नाम दिया जा सकता है। अनुभववाद कहा जा सकता है, व्यवहारवाद कहा जा सकता है, प्रत्यक्षवाद कहा जा सकता है। इसको अपन डिटेल में देखते हैं। ये जो अनुभववाद है या जो आधुनिक दृष्टिकोण चल रहा है, जैसे अपन बात करें, परंपरागत दृष्टिकोण माना जाता है प्लेटो के काल से स्टार्ट हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो काल था इसे परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र या आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो किस तरीके से हुआ, तो इसको 2 चरणों में डिवाइड किया जा सकता है कि व्यवहारवाद और दूसरा उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद को समझते हैं क्या है, थोड़ा सा अपन देखें इसको अपने यहाँ पे कि व्यवहारवाद था क्या। व्यवहारवाद नाम से पता चल रहा है कि अब तक जो राजनीति विज्ञान में अध्ययन होता था, अपन ने परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर देखा था। एक शुरू में वीडियो बनाया, उसमें एक बनाया हुआ है, उसमें परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर है, या ऐसे कह दीजिए कि मानकीय दृष्टिकोण और अनुभविक दृष्टिकोण में अंतर है। तो होता क्या था कि अब तक राज्य का अध्ययन किया जाता था या सरकारों का अध्ययन किया जाता था। इसको अपन ने बहुत ही डिटेल में देखा है। से राज्य का अध्ययन करने से संबंधित विचारक है गार्डनर, गेटिल। सरकार का अध्ययन करने से संबंधित विचारकों के नाम थे सीले, लिकॉक। और फिर ऐसे भी विचारक आए गिलक्राइस्ट जैसे, जिन्होंने कहा कि नहीं, राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए राजनीति विज्ञान में। लेकिन अब व्यवहारवादी क्रांति होती है और ये कहा जाता है डेविड स्टन के नेतृत्व में ये व्यवहारवादी क्रांति होती है। और व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ जो विश्वविद्यालय है, जो स्कूल है, वो है शिकागो स्कूल। शिकागो विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद के ऊपर रिसर्च हुई और इसका मुख्य प्रणेता बना डेविड स्टन। तो नाम से पता चल रहा है कि जो राज्य सरकारों का अध्ययन किया जाता था, उनका राजनीति विज्ञान पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना किसका पड़ता है, मनुष्य के व्यवहार का। व्यवहार से व्यवहारवाद बना है। तो अब ये कहा जाने लगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि संस्थाओं को प्रभावित करने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। संस्थाओं का अध्ययन नहीं, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि मानव का व्यवहार जैसा होगा वैसी संरचनाएं हो जाएंगी, वैसी संस्थाएं और संगठन हो जाएंगे, वैसा ही राज्य बनेगा और वैसी सरकारें होंगी। अतः मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। आज भारत की यदि समझना है तो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा, जो अपने प्रतिनिधि किस तरीके से डेवलपमेंट करवाएगा, उसका एजुकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका व्यवहार कैसे रहा है, कौन सी दबाव समूह से वो जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें उसको इफेक्ट करती हैं। तो ये था व्यवहारवाद। आगे अपन डिटेल में समझते हैं व्यवहारवाद को। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उद्भव एक आंदोलन है। व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान की पद्धति भी है। ठीक है, जब अपन राजनीति विज्ञान की पद्धतियां पढ़ते हैं तो 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, परंपरागत पद्धतियां और आधुनिक पद्धतियां। तो परंपरागत पद्धतियों में तो अपन देखा संस्थागत पद्धतियां, तुलनात्मक विधियां, ये जो हैं ये परंपरागत पद्धतियां हैं। आधुनिक पद्धतियों में व्यवस्था उपागम, व्यवहारवाद उपागम भी है एक। तो व्यवहारवाद उपागम, व्यवस्था उपागम, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। ठीक है, एक आता है रैशनल चॉइस थ्योरी, तार्किक चयन का सिद्धांत, समूह सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत। ये आधुनिक परंपरागत पद्धतियां हैं। फिर अपन देखते हैं आगे। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरा और एक आंदोलन है जो तथ्य वैज्ञानिकता पर बल देता है। वह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, विशेषकर ऐसे मानव व्यवहार का जिनका मापन, सत्यापन, पर्यवेक्षण होना चाहिए। यानी हुआ क्या कि अब तक संगठनों का अध्ययन किया, राजनीति विज्ञान में कई सिद्धांत आए, लेकिन वो सिद्धांत असफल हो गए। असफल इसलिए हो गए कि 20-30 साल के अंदर ही आप देखेंगे कि 2 बड़े विश्व युद्ध हुए। एक तो 1914 का विश्व युद्ध हो गया और दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक चला। तो 2 विश्व युद्ध क्यों हुए? जब सब माना जा रहा है कि ये सिद्धांत सही हैं, तो फिर विश्व युद्ध हुए क्यों? तो क्या है, और इसको राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का काल भी कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 से लेकर के 1970 तक के बीच में कोई नए सिद्धांत नहीं आए।
तो तथ्य वैज्ञानिकता की बात करता है ये, कि अब तक इसलिए सिद्धांत असफल हुए क्योंकि वो किससे जुड़े हुए थे, मूल्य और नैतिकता से जुड़े हुए थे। अब मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा, और विशेषकर ऐसे मानव व्यवहार का जिनका मापन, सत्यापन, पर्यवेक्षण हो सके। व्यवहारवाद हुआ किस तरीके से, इसका विकास कैसे हुआ, वो देखते हैं। 1897 में ऐसा नहीं था कि व्यवहारवाद 1945 में आया और एकदम से आ गया। भूमिकाएं पहले बनने लग गई थी, पहले ही ऐसी मांगे होने लग गई थी कि नहीं, अब जरूरत है राजनीति विज्ञान में नए सिद्धांतों की। और वो सिद्धांत क्या थे, मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के सिद्धांत थे। तो ग्राहम वालास ने एक बुक लिखी, नाम ही है द ह्यूमन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर, मानव प्रकृति के अध्ययन की बात करता है, ह्यूमन के नेचर की बात करता है ग्राहम वालास, जिसमें मानव प्रकृति का अध्ययन किया जाए। आर्थर बेंटले, प्रक्रिया सिद्धांत, प्रोसेस थ्योरी से जुड़ा हुआ विचारक है आर्थर बेंटले, लिख लेना आप साथ में, प्रोसेस थ्योरी से जुड़ा हुआ विचारक है आर्थर बेंटले। और कौन है प्रोसेस थ्योरी से जुड़े हुए विचारक, यहीं पे अपन क्लियर करते जाते हैं जैसे जैसे चीज़ें आती जाती हैं। एक आएगा ट्रूमैन, ट्रूमैन भी प्रोसेस थ्योरी से जुड़ा हुआ विचारक है, ग्रुप थ्योरी बोल दीजिए, ट्रूमैन। और अर्ल लेथम, ये ग्रुप थ्योरी से जुड़े हुए विचारक हैं, प्रोसेस थ्योरी से जुड़े हुए विचारक हैं। और नाम भी आर्थर बेंटले की बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की प्रक्रियाएं क्या है, गवर्नेंस की प्रक्रियाएं क्या हैं। नाम पुस्तक लिखी जिसमें दबाव समूह का अध्ययन किया, यानी इसने ये माना कि सरकार की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाला यदि कोई है ना, तो वो है दबाव समूह। दबाव समूह जैसे होते हैं वैसी सरकारें कार्य करने लग जाती हैं। 1924 में लॉर्ड जेम्स ब्राइस भी कहते हैं हम तथ्यों से सरोकार रखते हैं, और एक बुक लिखते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये रही मॉडर्न डेमोक्रेसी, स्पेलिंग ये नहीं है डेमोक्रेसी की, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डेमोक्रेसी CRACY, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र बुक लिखते हैं, और इसमें मांग करते हैं कि राजनीति विज्ञान को अब तथ्य और तथ्यों की जरूरत है। 1925 में चार्ल्स मेरियम जिसे आधुनिक राजनीति विज्ञान का बौद्धिक पिता कहा जाता है, व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है चार्ल्स मेरियम को, बुक लिखता है द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इसी नाम से मिलती जुलती एक बुक है लुसियन पाई की, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास के टॉपिक में पढ़ा है अपन ने लुसियन पाई को, और उसकी बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास नामक पुस्तक। और द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात आएगी तो चार्ल्स मेरियम, लिखी किसके ऊपर है, व्यवहारवाद पर। क्या लिखा है इसमें इसने दो बातें की कि अब तथ्यों की जरूरत है, मूल्यों को छोड़ा जाना चाहिए, और वैज्ञानिकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद का केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास किया। तो मैंने आपको बताया कि शिकागो विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है व्यवहारवाद से। राजनीतिक विकास कौन से विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, प्रिंसटन विश्वविद्यालय से, ये मैच करवाता है ना, प्रिंसटन विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। नव मार्क्सवादी जुड़े हुए हैं फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय से, फ्रैंकफर्ट। वियना सर्किल या वियना विश्वविद्यालय बोल दीजिए, वियना स्कूल बोल दीजिए, वो जुड़ा हुआ है प्रत्यक्षवाद से। तो ऐसे आप एक जगह पर लिखते जाइए, जैसे नए नए पॉइंट्स आएंगे तो अपन नोट करते जाएंगे। तो शिकागो विश्वविद्यालय को इन लोगों ने, व्यवहारवाद के जो लोग हैं, जो विचारक हैं, जो स्कॉलर हैं, इन्होंने मुख्य केंद्र बिंदु बनाया है शिकागो यूनिवर्सिटी को। चार्ल्स मेरियम को बौद्धिक पिता भी कहा जाता है व्यवहारवाद का, जबकि वास्तविक पिता किसे कहा जाता है, डेविड स्टन को। व्यवहारवाद हो चाहे उत्तर व्यवहारवाद हो, दोनों का जनक जो है वो डेविड स्टन को कहा जाता है। और व्यवहारवाद के त्रिकोण से संबंधित कौन कौन से विचारक हैं, जिन्हें तीनों ने मिलकर के व्यवहारवाद को बहुत बढ़ावा दिया। ये तीन विचारक हैं, डेविड स्टन, चार्ल्स मेरियम और रॉबर्ट डेल। रॉबर्ट डेल एक बहुलवादी विचारक भी हैं। और एक नई टर्मिनोलॉजी आती है प्लूआर्की। प्लूआर्की का कॉन्सेप्ट क्या है वो अपन डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए, आपके लिए नया वर्ड होगा प्लूआर्की। प्लूआर्की जो है वो रॉबर्ट डेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आरंभिक त्रिकोण में रॉबर्ट डेल के स्थान पर लॉसवेल आता था, लेकिन अब बाद में रॉबर्ट डेल आ गया, लॉसवेल अलग हो गया था। लॉसवेल की बुक थी कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। और संस्थाओं का भी योगदान रहा व्यवहारवाद लाने में। फोर्ड संस्था, कार्नेगी, एप्सा, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, संस्थाओं ने भी व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया। APSA यानी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना 1903 में हुई थी।
तो ऐसा नहीं था कि व्यवहारवाद कोई एकदम से आया था, इसकी भूमिकाएं पहले बन रही थी। अब व्यवहारवाद आने के कारण क्या रहे? तो एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, व्यवस्थाएं असफल हो चुकी थी, सबसे मेजर कारण तो ये था, तो जरूरत महसूस होने लगी थी। परंपरागत राजनीति विज्ञान था, वो मूल्यों पर आधारित था। इन जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियां हैं वो इन्होंने आधार बिंदु बना लिया उन चीज को। तो परंपरागत उपागम के प्रति असंतोष था। क्रिकपेट्री की कोटेशन भी आती है कि असंतोष से क्षोभ उत्पन्न हुआ और क्षोभ ने व्यवहारवाद को जन्म दिया। परंपरागत उपागम के प्रति असंतोष परंपरागत उपागम मूल्यों और नैतिकता पर बल देता था और तथ्य और वैज्ञानिकता की उपेक्षा करता है परंपरागत उपागम। इस कारण से परंपरागत उपागम का विरोध होने लगा और व्यवहारवाद का उद्भव हुआ। इसी संदर्भ में किर्कपैट्री का कथन है, जो कि मैंने आपको बताया है, कि असंतोष में से क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के फलस्वरूप व्यवहारवाद का उद्भव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक शास्त्रियों की उपेक्षा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीतिक शास्त्री तो परंपरावादी थे, इसलिए अमेरिका सरकार की कोई सहायता नहीं कर सके, जबकि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्री वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना रहे थे। यानी ज्यादातर जो विषय थे उन लोगों ने व्यवहारवाद को अपना लिया था। ऐसा नहीं था कि व्यवहारवादी क्रांति राजनीति विज्ञान में ही हुई थी, लगभग सभी विषयों में व्यवहारवादी क्रांति हो चुकी थी। मार्गरेट मीड बेनेडिक्ट में जापानी राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन किया। इसी आधार पर अमेरिका को बताया था कि जापान को जर्मन युद्ध में हराना संभव नहीं है। इसी कारण से समाजशास्त्री की भी युद्ध के बाद उच्च पद प्रदान किए गए और राजनीतिक शास्त्रियों की उपेक्षा की गई। यानी हुआ ये कि अब समाजशास्त्री थे, उनकी भी राय ली जाने लगी कि राजनीति विज्ञान को कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि उन लोगों ने भी व्यवहारवाद को अपना लिया था, नई नई थ्योरीज, नए नए सिद्धांतों को अपना लिया था। अपन पढ़ेंगे, जब खेल सिद्धांत पढ़ेंगे, कि मार्टिन सुबिक ने दिया, फिर इस अर्थ उसमें एंथ्रोपोलॉजी में चला गया, तो सारे हर जगह पर हर विषय में नए सिद्धांतों को अपना लिया गया था। लेकिन राजनीति विज्ञान में अभी तक ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए राजनीति विज्ञान की उपेक्षाएं की जाने लगी। जब उपेक्षाएं हुई तो कुछ विद्वानों ने इकट्ठे होकर के कहा कि नहीं, राजनीति विज्ञान में कुछ नया करने की आवश्यकता है। एक कारण ये भी रहा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व के अनुभव। 1897 में ग्राम बालास की बुक आती है, द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, मानव का व्यवहार, मानव की प्रकृति राजनीति विज्ञान में। ठीक है, राज्य व्यवस्था में मानव की प्रकृति कैसी है, ये पुस्तक लिखी। आर्थर बेंटले ने भी दूसरे विश्व युद्ध के पहले ही द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी, इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अपन। इसमें दबाव समूहों के अध्ययन की बात की गई। तो अभी तक क्या था, परंपरागत राजनीति विज्ञान में केवल राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाता था कि राजनीतिक दल कौन सी विचारधारा से संबंधित है, किस दल की सरकार बनी है। तो केवल सरकार का अध्ययन, सरकार के अध्ययन में संरचनाओं का अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन और राजनीतिक दलों का अध्ययन। और व्यवहारवाद या आधुनिक राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है दबाव समूह है। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल आपस में जुड़े हुए टॉपिक लगते हैं, इसलिए अपन को कन्फ्यूज क्रिएट हो जाता है। ये ध्यान रखना है, राजनीतिक दल परंपरागत राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जबकि दबाव समूह आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, व्यवहारवादी उपागम से जुड़ा हुआ है दबाव समूह। और आर्थर बेंटले की बुक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूहों के अध्ययन की बात की आर्थर बेंटले ने। व्यवहारवाद की सामान्य विशेषताएं क्या हैं? अब अपन विशेषताओं को देखते हैं। बहुत कुछ तो आपको समझ में आ चुका होगा। व्यवहारवाद की सामान्य विशेषताएं, ये व्यक्तिवाद है, अर्थात अध्ययन की छोटी इकाई पर बल देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव और मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये तथ्य वैज्ञानिकता पर बल देता है। ये जो लिखा है, छोटी इकाई पर बल देता है। यानी अब तक क्या होता था कि केवल संस्थाओं पर बल दिया जाता था, संस्थाओं पर बल दिया गया। जैसे भारत का अध्ययन करना है तो भारत की विधायिका का अध्ययन करना है मान लो, तो विधायिका के बारे में देखेंगे कि कैसी व्यवस्था है, यहाँ पर संस्थात्मक व्यवस्था है तो उत्तरदायित्व है, मंत्री यहीं से बनेगा विधायिका से। अगर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है तो मंत्री यहाँ से नहीं बनेगा, वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होगा यहाँ पर। तो इन चीज़ों को देखा जाता था परंपरागत उपागम में। लेकिन जब व्यवहारवाद आया तो यहाँ पर ये नहीं देखा गया, साथ में ये भी देखा गया कि इनकी प्रक्रियाएं कैसी हैं। आर्थर बेंटले जैसा कहता है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। विधायिकाएं हैं तो इसमें बैठने वाले जो लोग हैं, ये इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनका पास्ट कैसा रहा है, उन चीज़ों को, कौन से दबाव समूह से जुड़े हुए हैं जो इनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इन चीज़ों को देखा जाने लगा अब। तो ये व्यक्तिवाद है। और अध्ययन की छोटी इकाई की जो बात आई, हीज यूलाउ एक विचारक है, हीज यूलाउ, वो सूक्ष्म अध्ययन की बात करता है,
छोटी से छोटी इकाई के अध्ययन की बात करता है। हीज यूलव सूक्ष्म अध्ययन की बात करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव और मानव व्यवहार का अध्ययन करता है तथा तथ्य वैज्ञानिकता पर बल दिया जाता है। ये प्राथमिक आंकड़ों का संकलन करता है। प्राथमिक आंकड़े होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े तो वो होते हैं जो अपन खुद जाते हैं, खुद ने इकट्ठे किए हैं। द्वितीयक आंकड़े जो किसी और ने इकट्ठे किए हैं और अपन ने उसको विश्वास में मान लिया और उन आंकड़ों को अपन ने तथ्यों के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता था, जबकि व्यवहारवाद में प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग किया जाने लगा। तो प्राथमिक आंकड़े वह आंकड़े हैं जो मानव ज्ञानेंद्रिय द्वारा यानी खुद के द्वारा संकलित किए जाते हैं। ये हाँ या ना में होते हैं। ये औपचारिक संस्थाओं जैसे दबाव समूह, गैर सरकारी संगठन आदि का अध्ययन करता है। व्यवहारवाद व्यवहारवाद का प्रभाव पश्चिम में अर्थात विकसित देशों में अधिक रहा। ठीक है, ये भी इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यवहारवाद में भाई अध्ययन कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में। तो इन्होंने आधार भी किसको बनाया? विकसित देशों को। तो इसके अध्ययन का जो मुख्य केंद्र रहा वो विकसित देश में, विकसित देश ही रहे। तो जब अध्ययन विकसित देश रहा तो इनका प्रभाव भी ज़्यादा विकसित देश पर ही पड़ा। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला डेविड ईस्टन अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताते हैं। द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, इसमें व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताते हैं। इनका याद रखने का क्रम भी पूछता है। नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक का प्रयोग, अनुकरण, अनुप्रयोग, परिमाणीकरण, तथ्य मूल्य प्रभेद, क्रमबद्धीकरण, शुद्ध विज्ञान और अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। इनको अब एक एक करके अपन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं नियमितता। नियमितता में क्या है? यानी जब मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाए तो देखा जाए कि व्यवहार में क्या होता है कि कोई ना कोई नियमितता पाई जाती है। वो झूठा होता है या फिर वो सच्चा होता है, या फेंकू होता है या नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ उसमें एक विशेषताएं पाई जाएंगी। तो उन यानी बार बार मनुष्य एक जैसा व्यवहार करता है। जैसे एक ही राजनीतिक दल या उम्मीदवार को मत देना, इसे नियमितता के आधार पर हम मानव व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं और इस अध्ययन के आधार पर राजनीति निष्कर्ष या राजनीतिक भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर आता है सत्यापन। सत्यापन में जो नियमितता के आधार पर आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उनकी पुनः जांच की जानी चाहिए, उनका सत्यापन किया जाना चाहिए। जैसे अपन सत्यापन करवाते हैं, मूल निवास वगैरह बनवाने जाते हैं तब। तो सत्यापन में क्या होता है कि जो आंकड़े आ गए आपके पास में उनकी एक बार वापस जांच की जाती है ताकि उसका सत्यापन हो सके, क्लेरिफिकेशन हो सके अच्छे तरीके से। तकनीक का प्रयोग, व्यवहारवादियों का कहना है कि हमें अधिक से अधिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी वैज्ञानिक तकनीकें? हमें सरलीकरण, कंप्यूटरीकरण आदि वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर आता है परिमाणीकरण। इसका तात्पर्य है कि आंकड़ों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए ताकि वो मापन योग्य बन सके। तथ्य मूल्य प्रभेद। तथ्य मूल्य प्रभेद का तात्पर्य है कि मूल्यों को तथ्यों से अलग किया जाए, क्योंकि मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। उन्हें ईश्वर से जोड़ा जाता है, कभी नैतिकता से जोड़ा जाता है, कभी मूल्य समाज के साथ, और मूल्य समाज के साथ परिवर्तित नहीं होते रहते हैं। इसलिए व्यवहारवादी कहते हैं कि हमें केवल तथ्यों से सरोकार रखना चाहिए। वह जेम्स ब्राइस के इस कथन को दोहराते हैं कि हमें केवल तथ्य और तथ्य से सरोकार रखना चाहिए। ऊपर आई थी जेम्स ब्राइस की कोटेशन, ठीक है, तथ्य तथ्य तथ्य। और बुक थी इसकी मॉडर्न डेमोक्रेसी। 1921 में ये बुक आती है, 1921 में ऐसी बातें करता है। फिर आता है क्रमबद्धीकरण। हमें आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि सिद्धांत निर्माण संभव हो सके। इसी दिशा में डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत दिया 1953 में। शुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की भांति एक शुद्ध विज्ञान है। और अंतिम पॉइंट आता है इसमें अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन का मतलब है कि राजनीति है उसको अकेला राजनीति विज्ञान से आप नहीं समझ सकते हैं। उसी के राजनीति विज्ञान ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि अन्य भी ऐसे विषय हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो इन सब को समावेश करके एक जगह पर पढ़ा जाए।
समाज शास्त्र यानी समाज जैसा हो कैसा होगा वो भी राजनीति को प्रभावित करता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित करती है राजनीति को। साम्यवादी शासन है, साम्यवादी दल आया है तो वो अलग तरीके से काम करेगा। अगर दक्षिणपंथी हैं, बीजेपी कांग्रेस आ रही है, तो उनका कार्य करने का तरीका अलग होगा। तो किस तरीके की सरकार आ रही है, तो अर्थव्यवस्था भी राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब कि सभी विषयों का समावेश करके अध्ययन किया जाना चाहिए, पर्टिकुलर एक ही विषय का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। ये कहलाता है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, यानी अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का तात्पर्य दूसरे सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक गुणों को राजनीतिक शास्त्र में अपनाने से है। हमने समाजशास्त्र, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण जैसी अवधारणाएं ली हैं। समाजशास्त्र से ली अपन ने, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण को समझने के लिए समाजशास्त्र को समझा गया है। इस प्रकार अर्थशास्त्र से राजनीतिक विकास की अवधारणा ली है। समग्रता और अर्थशास्त्र से ही जो रैशनल चॉइस थ्योरी है, तार्किक चयन का सिद्धांत है, वो भी यहीं से लिया गया है। समग्रता का तात्पर्य यह है कि हमें मानव के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पक्ष का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अनेक बार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पक्ष राजनीतिक पक्ष को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं आलोचनाओं पर, क्योंकि व्यवहारवाद में कुछ कमियां थी, इसलिए उत्तर व्यवहारवाद लाना पड़ा। तो क्या कमियां थी, उन कमियों को अपन देखते हैं। व्यवहारवाद मनुष्य को यंत्र मान लेता है, मशीन मान लेता है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार में नियमितताएं नहीं पाई जाती हैं। मनुष्य के व्यवहार में कुछ नियमितताएं हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य का व्यवहार है वो परिवर्तनशील होता है। व्यवहारवादी तकनीक पर ज़्यादा बल देते हैं और ज़्यादा तकनीक का प्रयोग करना उचित नहीं है। व्यवहारवादी मूल्य विहीन अध्ययन पर बल देते हैं, जबकि राजनीति शास्त्र मूल्य विहीन अध्ययन संभव ही नहीं है। राजनीति तो नाम ही है कि राजनीति पर आधारित होता है राज, नीति के बिना राज नहीं होता है। तो नीति जहाँ गई वहाँ नैतिकता है, और नैतिकता का मतलब मूल्य है। तो मूल्यों से अलग राजनीति को नहीं किया जा सकता है, और जबकि व्यवहारवादी हैं वो राजनीति को मूल्यों से बिल्कुल अलग कर देना चाहते हैं, यानी तथ्यों की भी भरमार कर देते हैं, अति तथ्यतावाद बन जाते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत निर्माण पर बल देते हैं, लेकिन आज तक व्यवहारवादी सार्वभौमिक शास्त्र निर्माण नहीं कर पाए, यानी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दे पाए जो सार्वभौमिक हो, सभी जगह पर सभी व्यवस्थाओं में उसको लागू किया जा सके। ऐसा आज तक संभव नहीं हुआ है। राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान नहीं बनाया जा सकता है। ये एक मानविक विज्ञान है। फिर देखिए 1970 के बाद कुछ विचारक आते हैं राजनीति विज्ञान में, जिनको नव परंपरावादी विचारक कहा जाता है, जिनको रॉबर्ट डेल परा अनुभववादी विचारक कहता है। यानी ये ऐसे विचारक हैं जो वापस परंपरागत की तरफ लौटना चाहते हैं, मूल्यों की तरफ लौटना चाहते हैं। इनके बारे में लास्ट वीडियो बनाया था मैंने करके कि टॉपिक था कि राजनीतिक विज्ञान सिद्धांतों का पतन, उसमें इसको समझाया था। तो नव जो परंपरावादी विचारक हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड, डांटे जर्मिनो, हन्ना ओरेंट, ये ऐसे विचारक, लियो स्ट्रॉस, ये नव परंपरावादी विचारक भी इसकी आलोचना करते हैं व्यवहारवाद की, और ये कहते हैं कि व्यवहारवाद अत्यधिक वैज्ञानिक होने के कारण उपयुक्त नहीं है। नव परंपरावादी विचारक लियो स्ट्रॉस की कोटेशन आती है कि व्यवहारवाद गंदगी के समान था, गटर के समान था, और यही हुआ, इसको समाप्त होना था। इन व्यवहारवाद की समाप्ति, व्यवहारवाद की जगह उत्तर व्यवहारवाद आया, वो गंदगी पर विजय की बात करता है, गटर पर विजय की बात करता है लियो स्ट्रॉस। अब महत्व क्या है व्यवहारवाद का? व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिकता को बढ़ावा देता है। आज तक वैज्ञानिकता आई ही नहीं थी, राजनीति विज्ञान में मूल्यों की बातें की गई, तो पहली बार इसने बताया कि नहीं, तथ्य भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इसका महत्व है। व्यवहारवाद के फलस्वरूप ही राजनीतिक शास्त्र में अनेक अवधारणाएं आई, जो अपन अपने कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में है, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक समाजीकरण जैसी अवधारणाएं आई। व्यवहारवाद के फलस्वरूप मतदान व्यवहारों का अध्ययन किया जाने लगा। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जैसे वैज्ञानिक उपकरण राजनीति शास्त्र में आने लगे।
मतदान व्यवहार, इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि मतदान करते समय व्यक्ति यानी मतदाता के व्यवहार को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। जैसे अपना घर परिवार का वातावरण कैसा है। अगर कोई शुरू से ही कांग्रेस की बड़ाई करता है तो अपने दिमाग में सेट हो जाएगा कि कांग्रेस को वोट देना है। यदि बीजेपी के फेवर में है तो वो सेट हो जाता है। तो परिवार से ही मतदान व्यवहार का निर्माण होने लग जाता है। शिक्षण संस्थाएं, तो ये या समाज जो होता है, अपनी सोसाइटी होती हैं, मीडिया होता है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये सभी अपने मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एग्जिट पोल एक गहन अध्ययन है जिसमें विभिन्न वर्गों व समुदायों के विस्तार पूर्वक आंकड़े संकलित करके निष्कर्ष निकाला जाता है। जबकि ओपिनियन पोल सतही अध्ययन है, इसमें सामान्य आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद में ही एक सुधार है। उत्तर व्यवहारवाद ये व्यवहारवाद के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि व्यवहारवाद में ही सुधार करने का प्रयास है। क्योंकि अब तक जो कमियां देखी अपन ने व्यवहारवाद में, उसको सुधारने का प्रयास किया। यानी डेविड ईस्टन व्यवहारवाद लेकर के आया और डेविड ईस्टन को बाद में बहुत सारी कमियां नजर आई और यही डेविड ईस्टन बाद में उत्तर व्यवहारवाद को अपना लेता है, जिसमें वो कहता है कि नहीं, तथ्य इंपॉर्टेंट नहीं है, मूल्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि 1945 में इसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, नया नया था, जोश में था, और 25 साल बाद में जब बूढ़ा होने लगा तो इसको समझ में आने लगा कि नहीं, मूल्य भी इम्पोर्टेंट होते हैं, नैतिकताएं भी इम्पोर्टेंट होती हैं। और शुरू में लगता है नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। उत्तर व्यवहारवाद तथ्य व मूल्य में समन्वय करता है। व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टन स्वयं 1969 में उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा करता है। उत्तर व्यवहारवाद तथ्य मूल्य में समन्वय करता है, ये ध्यान रखने की बात है। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों पे बल देता है, फिर व्यवहारवाद आता है, वो तथ्यों पे बल देता है, और फिर दोनों पे बल देने वाला सिद्धांत आया उत्तर व्यवहारवाद उपागम। दूसरे शब्दों में कहें तो वैज्ञानिकता और नैतिकता दोनों को अपनाने की बात करता है उत्तर व्यवहारवाद, लेकिन मूल आधार इसका वैज्ञानिकता ही है। उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख नारे हैं कर्म तथा प्रासंगिकता का कर्म। यानी हमें ऐसा ज्ञान संकलित करना है जिसका क्रियान्वयन हो सके, जबकि प्रासंगिकता का तात्पर्य हमें ऐसे अध्ययन से है जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो। उत्तर व्यवहारवाद के उदय होने में निम्न दो कारण हैं। क्यों आया उत्तर व्यवहारवाद? तो देखिए, एक तो व्यवहारवादियों द्वारा अत्यधिक वैज्ञानिकता को अपना लिया गया था, तो आलोचनाएं होने लगी थी। दूसरा, नव परंपरावादी विचारकों का बहुत योगदान रहा उत्तर व्यवहारवाद लाने में, मूल्यों को अपनाने में। माइकल हैंस व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद के संबंध को द्वंद्वात्मक तरीके से स्पष्ट करता है। द्वंद्वात्मक पद्धति जिसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद, तीन इसके आधार बिंदु हैं। वाद सबसे निम्नतम स्थिति है और वाद से बेहतर है प्रतिवाद, और सबसे अच्छी है स्थिति संवाद। तो पहले मूल्य आए, मूल्य अच्छे नहीं लगे तो फिर बाद में मूल्यों को छोड़ा गया और क्या आया? व्यवहारवाद आया, जिसमें तथ्यों को अपनाया गया। लेकिन अभी भी इनमें फिर संघर्ष हुआ और अब उच्चतम स्थिति आती है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति आती है, जिसको संवाद कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं देखते हैं अपन। ये डायग्राम है, डेविड ईस्टन के द्वारा बनाया गया है। ये इसी के आधार पर इन विशेषताओं को समझाया गया है उत्तर व्यवहारवाद की। व्यवहारवादियों का कथन है अस्पष्ट होना गलत होने से ज़्यादा बुरा है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है गलत होना अस्पष्ट होने से ज़्यादा बुरा है। तो दोनों कोटेशंस को देख लेना आप, ये परीक्षा में पूछी जाती है कि ये किससे संबंधित लाइन है। पहली विशेषता है तकनीक से पूर्व सार, प्रासंगिकता। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी अत्यधिक तकनीक अपनाने के कारण दार्शनिक की अवहेलना कर देते हैं, दर्शन की अवहेलना कर देते हैं, मूल्यों की अवहेलना कर देते हैं। तो तकनीक बाद में है, सार पहले है, यानी प्रासंगिकता पहले है। लेकिन हमें प्रासंगिकता नहीं छोड़नी चाहिए, तकनीक छूट जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे अध्ययन में इस तरीके से होना चाहिए जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो, ऐसा अध्ययन होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि व्यवहारवादी अत्यधिक तकनीक के कारण जाने अनजाने में परिवर्तन विरोधी बन जाते हैं, नए नियमों, नए उपकरणों को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि हमें सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, नए विचारों व उपकरणों को अपनाना चाहिए।
सामाजिक समस्याओं का निदान। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार आज मानव जगत के सामने कई समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या, परमाणु भय, वृद्धों में अकेलेपन की समस्या, परमाणु प्रदूषण की समस्याएं, इनका निदान किया जाना चाहिए। फिर उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, ये अपन देख रहे हैं बार बार, लेकिन इन्हें वैज्ञानिकता को नहीं छोड़ा है, ज्यादा पलड़ा अभी भी वैज्ञानिकता का ही भारी है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र में मूल्यों का भी महत्व है, इसलिए हमें तथ्य और मूल्य के समन्वय पर बल दिया जाना चाहिए। बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका है उत्तर व्यवहारवाद में। कर्म विज्ञान, उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार हमारा ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो समाज के विकास के लिए क्रियान्वित हो सके, कर्म विज्ञान होना चाहिए। राजनीति का व्यवसायीकरण, उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि राजनीति को व्यवसाय व आजीविका के रूप में अपनाना चाहिए, तभी हमारे अध्ययन में कार्यकुशलता व गुणवत्ता बनी रहती है। अब अपन आलोचनाएं देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद की, क्या आलोचनाएं हैं। उत्तर व्यवहारवाद अमेरिकी परत, क्योंकि इसमें अमेरिकी मूल्यों को अपनाया गया है, अमेरिकी मूल्यों को आधार बना लिया गया है, जबकि सभी देशों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। हीज यू लव, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान में सूक्ष्म अध्ययन पर बल देने की बात कहता है। ये उत्तर व्यवहारवाद के लिए कहता है कि उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों को अपनाकर वैज्ञानिकता को भुला दिया है, लेकिन फिर भी उत्तर व्यवहारवाद का बहुत ज़्यादा महत्व है। उत्तर व्यवहारवाद तथ्य मूल्यों में समन्वय कर परंपरागत दृष्टिकोण व व्यवहारवादी दृष्टिकोण के मध्य जो सर्वोच्चता संबंधी विवाद था उसमें समन्वय करता है और इस विवाद को दूर कर देता है उत्तर व्यवहारवाद। वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद की अवधारणा उत्तरवाद की देन है। यह अवधारणा सर्वप्रथम अर्नेस्ट ब्रेरेट ने दी थी। कौन सी अवधारणा? वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद की। वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद में मूल्य का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। मूल्य का वैज्ञानिक अध्ययन करते समय इस संदर्भ को पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे मैं भगत सिंह की भूमिका का अध्ययन करता है, हम पहले से अनुभव कर लें ब्रिटिश संदर्भ या भारतीय संदर्भ में। ब्रिटिश संदर्भ में भगत सिंह आतंकवादी है, लेकिन भारतीय संदर्भ में क्रांतिकारी है। फिर है राजनीतिक सिद्धांत में परिवर्तन, ये एक सेपरेट टॉपिक है। राजनीतिक सिद्धांत में पतन संबंधी अवधारणाएं, इसको अपन डिटेल में देखेंगे। एक वीडियो इस पर मैंने बनाया भी है थोड़ा सा छोटा सा, कि नव परंपरावादियों के ऊपर, नव परंपरावाद बोल दीजिए या जो परा अनुभववादी बोलता है रॉबर्ट डेल, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, तो उसमें अपन आगे का जो अपन नेक्स्ट वीडियो आएगा वो राजनीतिक सिद्धांत में पतन से संबंधित आएगा। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।